नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देहरादून की खबर का। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर इगास पर्व का कल आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। आपको बताना चाहेंगे कि इगास पर्व दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है, लेकिन उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 41 मजदूरों के टनल में फंसे होने के कारण प्रदेश में इगास पर्व नहीं मनाया गया था। लेकिन अब सभी मजदूरों के टनल से सुरक्षित बाहर आने पर इगास पर्व कल धूमधाम से मनाया गया मुख्यमंत्री आवास पर। और इस दौरान कई विधायक, मंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ताओं सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के परिजनों को माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत भी किया। हमारे प्रदेश के अंदर हमारे 51 मजदूर भाई जो हमारे राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे और टनल बनाते समय जिस प्रकार से सुरंग में फंस गए थे, वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी था और एक लंबा रेस्क्यू अभियान लगभग 16-17 दिनों तक लगातार चला है। और इस दौरान यहाँ दिवाली के दिन से ये प्रारंभ हुआ। दिवाली के दिन से उनको निकालने का और सूचना मिली, उसके बाद दिवाली आई, दिवाली के बाद भैया दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा और इसी बीच में इगास जो हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है। और इस लोक पर्व पर हमने पिछले वर्ष से पूरे प्रदेश का अवकाश भी घोषित किया। बड़े धूमधाम से पर्व मनाया जाता रहा है। इस वर्ष भी हम लोग मनाने की योजना थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। ऐसे में जहाँ हमारे 41 भाई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय में किसी भी प्रकार से क्योंकि प्रदेश के अंदर ये घटना हो रही थी, तो हम लोग उस समय इस पर्व को उस तरीके से नहीं मना पाए। एक सांकेतिक रूप से पर्व को हम लोगों ने मनाया था और बहुत दिन तक यहाँ पर सीमित कर दिया था। और मैंने उसी दिन कहा था कि हमारी असली दिवाली, असली बग्वाल, असली इगास, असली हमारी गोवर्धन पूजा, सभी पर्व हमारे उसी दिन होंगे जिस दिन हमारे सब मजदूर भाई सकुशल निकल कर आएंगे। आज ईश्वर की कृपा से हमारे सभी एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से, भारत सरकार के, राज्य सरकार से और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष मॉनिटरिंग में और जिस प्रकार से उन्होंने पल पल की अपडेट ली, पूरे रेस्क्यू अभियान का वहां से संचालन किया और सबका समन्वय बनाया। उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पूरे देश की रेस्क्यू टीमें जी जान से जुटी हुई थी। आखिरकार मजदूरों को बाहर निकालने के लिए काम आई वो तकनीक जिसे भारत में गैर कानूनी घोषित करके बैन किया जा चुका था। टनल में फंसे मजदूरों को रैट होल माइनिंग के जरिए बाहर निकाला गया है। इस माइनिंग तकनीक को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में बैन कर दिया था। और रैट होल खनन एक खतरनाक तरीका है जिसका उपयोग कोयले की पतली परत को निकालने के लिए किया जाता है। इस तकनीक पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने जानकारी भी दी है। अधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पूरे देश की रेस्क्यू टीमें जी जान से जुटी हुई थी। आखिरकार मजदूरों को बाहर निकालने के लिए काम आई वो तकनीक जिसे भारत में गैर कानूनी घोषित करके बैन किया जा चुका है। टनल में फंसे मजदूरों को रैट होल माइनिंग के जरिए बाहर निकाला गया है। इस माइनिंग तकनीक को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 2014 में बैन कर दिया गया था। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये रैट होल माइनिंग तकनीक और क्यों लगा है इस पर प्रतिबंध। रैट होल खनन एक खतरनाक और विवादास्पद तरीका है जिसका उपयोग कोयले की पतली परतों को निकालने के लिए किया जाता है। यह नाम चूहों द्वारा जमीन में गड्ढा खोदने से मिलता जुलता होने के कारण पड़ा। इस तकनीक का प्रयोग कर कोयले की खदानों में जाने वाले मजदूरों की जान जोखिम में होने की वजह से इस तकनीक को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए इस्तेमाल की गई इस तकनीक पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने जानकारी दी। Rat mining may be illegal, but a rat miner's talent and experience. NGT has probated coal mining by that technique, going into the tunnel kind of a thing and getting the coal out. But this is a skill used in construction site. They are not always very comfortable situations. So in fact not only these people but जो जिन लोगों ने जो गैस कटर से उसको काटा है वो भी एक बड़ा डिफिकल्टी जॉब था, एक एक घंटे काम करते थे, बाहर निकलते थे। तो ये स्पेशल सिचुएशन है, लाइफ सेविंग सिचुएशन है, बट व्हाट यू आर सेइंग इज कोल माइनिंग इज प्रोवेटेड। They are technicians helping us. Actually, ये colloquial use है. This is a colloquial use which actually, if I may say, more in the media, it is coming out. It draws interest. I agree with you. I also used the term yesterday. But as I said in the beginning, it is their talent which is being used. It is their capability which is being used. जब सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने में तमाम बड़ी मशीनें विफल रहीं, तो अधिकारियों ने रैट होल माइनिंग के रूप में ज्ञात प्रतिबंधित तकनीक के खनिकों की मदद ली और जो कारगर सिद्ध हुई। दिवाली पर जब पूरा देश रोशनी में नहाया हुआ था, तब 41 मजदूर एक अंधेरी सुरंग में कैद हो गए थे। ये मजदूर चार धाम के लिए नया रास्ता बना रहे थे और उत्तरकाशी के सिलक्यारा डंडाल गांव टनल का एक हिस्सा अचानक से ढह गया और सभी मजदूर बाहरी दुनिया से एकदम से कट गए। 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सभी मजदूरों को सकुशल टनल से बाहर निकाल लिया गया और इस कार्य में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। इसलिए संत समाज ने 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने पर केंद्र और राज्य सरकार की सराहना भी की। 17 दिनों के प्रयास के बाद हमारे जो 41 मजदूर भाई थे, सभी को सुरंग से सुरक्षित निकाला गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी 17 दिनों में लगातार सुरंग पे जाते रहे और जितने भी हमारे मजदूर भाई अंदर फंसे हुए थे, उनके लिए उन्होंने खाने की व्यवस्था, उनके लिए दवाई की व्यवस्था एवं जो भी संभव हो सका उनके लिए। टनल में फंसे हुए 41 मजदूर जो श्रमिक बाहर निकले हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार को भी और प्रदेश सरकार की उन सारी एजेंसियों को जो लगातार इस पूरे प्रकरण में लगी हुई थी, उन सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वो 41 मजदूर नहीं थे, वो हमारे भारत के वो नागरिक थे जो इस उत्तराखंड प्रदेश में एक नए आयाम स्थापित कर रहे थे। उनको बचाने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए, भरसक भगवान की कृपा से ये सब काम हुआ। और दूसरी बात, हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल संपर्क मुख्यमंत्री जी से वहाँ बना के रखा। प्रधान पीएमओ की वहाँ टीम आई, पीएमओ की टीम का बराबर संपर्क बना रहा, सबका हौसला बढ़ा के रखा और जो वहाँ हर ऑक्सीजन, भोजन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, हर चीज़ की सुविधा उनको देके उनका मनोबल बढ़ा। हरिद्वार पहुंचे लोक निर्माण सचिव पंकज कुमार पांडे ने दावा किया है कि सिलक्यारा टनल हादसे के बाद पुलों की सेफ्टी से कोई समझौता अब नहीं किया जाएगा। इसलिए उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाए गए सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। और आपको बता दें कि आज पंकज कुमार पांडे ने हरिद्वार पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्माणाधीन पुलों और सड़कों को तय समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी तक दूधाधारी चौक के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर और आगामी जून के महीने तक हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हल्द्वानी ईजा बैरी महोत्सव का भव्य आगाज आज होता हुआ नजर आएगा और आपको बता दें कि हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में महोत्सव आयोजित किया गया है। सीएम और रेखा आर्या भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा और कलश यात्रा निकालकर उनका स्वागत किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को भी इस दौरान सम्मानित किया जाएगा और नैनीताल को 713 करोड़ की
योजनाओं की बड़ी सौगात भी इस दौरान दी जाएगी। तो योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम धामी करेंगे और तिकोनिया चौराहा से एमबी इंटर कॉलेज तक स्वागत किया जाएगा। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन, दुबई, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और रुद्रपुर का दौरा कर चुके हैं वो। और वहीं इस समिट को लेकर बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को एक राजनीतिक समिट बताया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक समिट साबित होगा ये, और इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। एक बात है, पुराना अकाउंट बता दूं जो पिछले हुए थे 2018 का उसका है, और अकेले हरिद्वार के अंदर 300 से ज़्यादा यूनिटें बंद हो चुकी हैं। BHEL, मैं तो नाम लेके संस्था का नाम कह रहा हूँ, 2014 में टोटल जितनी लोग वहाँ काम करते थे, स्थायी अस्थायी जो है, आज उसकी संख्या आधी हो चुकी है। पहले इन बातों का जवाब दे दो, तब नए इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टर्स की बात करते। और हमने कुछ ज़मीनें बचा करके रखी थी। हम भाई उत्तराखंड जो जो ग्रो करेगा तो हमारे स्थानीय लोगों को भी तो की उद्यमिता के लिए भी तो आपको धरती रखनी पड़ेगी। जब धरती नहीं रहेगी तो उत्तराखंड का व्यक्ति कहाँ खड़ा रहेगा? यहाँ का मध्यम वर्ग, यहाँ का जो आगे बढ़ता हुआ वर्ग है, वो कहाँ खड़ा रहेगा? उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार आज 30 नवंबर को सेवानियुक्त हो रहे हैं और इसी को लेकर धर्मनगर हरिद्वार में अशोक कुमार के सम्मान में कई सामाजिक संस्थाओं की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अशोक कुमार को पुलिस में 34 वर्ष तक की गई सेवा के लिए सम्मानित किया गया। और इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार भी काफी ज्यादा भावुक होते हुए नजर आए। हरिद्वार वासी आए हैं, विभिन्न वर्गों के लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हरिद्वार से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। 2 बार मैं SSP हरिद्वार रहा हूँ, IG गढ़वाल भी रहा हूँ। तो जैसे एक हमारे सर्विस के 34.5 साल के बाद कल मेरा आखिरी दिन है, तो लोगों के, हरिद्वार के लोगों के बीच आकर के अच्छा लगा। लोगों ने सम्मान दिया और जैसा मैंने कहा कि हमेशा मैं सख्त और संवेदनशील पुलिस को जिया हूँ कि अपराधियों के प्रति सख्त होनी चाहिए पुलिस, आम आदमी के प्रति मित्रवत होनी चाहिए और विक्टिम के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। वो उसी भावना से मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी पुलिसकर्मी व्यवहार करें। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट, केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही है और भारी बर्फबारी होने से 2 इंच तक बर्फ भी जम गई है। मौसम का मिजाज बदलने से यहां पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ती हुई और केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी के चलते काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदेश भर में पारा लुढ़क गया है, ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली और केदारनाथ में लगातार बर्फबारी के चलते ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। भारी बर्फबारी होने से 2 इंच तक बर्फ भी जम चुकी है। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है, जिसके चलते ठंड काफी ज्यादा बढ़ती हुई। तो तस्वीरों में भी देखिए आप किस तरह से बर्फबारी होती हुई और 2 इंच तक बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते, एक और बड़ी खबर सामने आती हुई। उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और आज पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी बारिश हो सकती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और लोगों से बेवजह घर से ना निकलने की अपील भी की गई है। तो हल्द्वानी ईजा बैरी महोत्सव का आगाज हो चुका है और इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी और प्रभारी मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद हैं। तो हल्द्वानी से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि किस तरह से ईजा बैरी महोत्सव मनाया जा रहा है
तो कहते हैं ना कि जब आप कुछ अच्छा काम करने चले तो हवाएं भी आपके साथ चलती हैं। तो हवाएं अपना काम कर रही हैं उन पुष्प को हमारी मातृशक्ति तक पहुंचाने के लिए। सरसराती हवा, ठंडो पानी, पक गए बेड़ू का फल की दानी, ये देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। ढोल दमों की थाप, मसकबीन की छाप है उत्तराखंड। होली न्योली नाखे की नथुली, रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड। हुड़का घमाघम पैजाबी छमाछम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। और इस उत्तराखंड के निवासी हमारी मातृशक्ति का ये महोत्सव, ईजा भैणी का ये महोत्सव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करने के पश्चात साथ में हमारे जिले की जिलाधिकारी महोदय श्रीमती वंदना जी को भी आप देख पा रहे हैं। अगर इस आयोजन के आर्किटेक्ट की सूची बनेगी तो उनका नाम काफी ऊपर आएगा, जितनी मेहनत से उन्होंने इस पूरे आयोजन को यहाँ पे किया है, आप सब लोगों को जोड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब आगे आ रहे हैं और बैणी सेना की ये हमारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारी बैणी सेना से एक महिला और पर्यावरण मित्र के साथ में वे फोटोग्राफ खिंचाएंगे। बैणी सेना के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी और नवाचार का ये प्रोजेक्ट जो है अपने आप में DNULM और स्वच्छ भारत मिशन की संयुक्त परिकल्पना जो आज के टाइम पे एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का रूप ले चुका है और द्वितीय पुरस्कार उसको मिला है राष्ट्रीय स्तर पे। 57 वार्ड की 57 स्वयं सहायता समूह की लगभग 300 मातृशक्ति द्वारा संपूर्ण स्वच्छता की निगरानी, स्वच्छता के प्रति जागरूकता का एक कार्यक्रम संपादन तथा यूजर चार्ज को संकलित करने का कार्य किया जा रहा है, जो अपने आप में बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे आज देश और दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। तो जोरदार तालियां हमारी बैणी सेना के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रभारी मंत्री महोदय, मेयर साहब इस वक्त पिक्चर क्लिक करा रही हैं हमारे बैणी सेना के साथ में, जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया है न केवल हल्द्वानी बल्कि हमारे राज्य और देश के लिए भी कि महिलाएं घर से बाहर निकलकर ऑलराउंडर की भूमिका में सभी कार्यों को कर सकती हैं। मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि वो बढ़िया सी मुस्कुराती हुई पिक्चर क्लिक करें ताकि आप सोशल मीडिया और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उसको बाद में प्रकाशित और पब्लिश कर सकें। ये ईजा भैणी का महोत्सव जो आज हल्द्वानी में एक विशाल रूप ले चुका है, अब एक पर्यावरण मित्र और एक बैणी सेना की हमारी सहयोगी को प्रतीकात्मक तौर पे शॉल भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। साथ में ये एपन कला जो कुमाऊं से निकल के गढ़वाल और पूरे देश में अपनी जगह बना रही है और जो हमारे देश के नागरिक दूसरे देशों में रहते हैं, हमारे राज्य के नागरिक, उनके बीच में भी बहुत प्रचलित स्पीच हुई है। अब बारी है एक पर्यावरण मित्र उन्हें सम्मानित करने की। इसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा, सांस्कृतिक मंच पर कन्या चरण पूजन एवं उपहार भेंट वितरण होना है, तो आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय, रेखा आर्य जी और मेयर साहब उनको लेके जा रहे हैं। श्रीमती वंदना जी हमारी जिलाधिकारी महोदय वे भी साथ में हैं। तो लोग इस महोत्सव को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।